नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक यात्रा पर करीब से नजर डाल रहे हैं जिसने पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति को कहना चाहिए काफी हद तक शक्ल दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और उनका सफर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं, जो जानकारी है, उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये स्रोत उनके शुरुआती जीवन से लेकर मतलब वडनगर के दिनों से लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल तक कई अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। हाँ, इनमें उनके व्यक्तिगत संघर्ष, राजनीतिक उठान, जो बड़ी नीतियां रहीं और उनकी कार्यशैली, बिल्कुल, इन सब पर काफी कुछ है। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण अंश हैं इसमें। तो इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए कहानी को समझें, कैसे गुजरात के वडनगर का एक साधारण सा लड़का देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा, और इस सफर में वो कौन से मोड़ थे जो निर्णायक साबित हुए। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से, उनके बचपन से। नरेंद्र मोदी का जन्म, जैसा कि हम जानते हैं, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वडनगर एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक शहर है। हाँ, और परिवार एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से था। हाँ पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माँ हीराबेन। जी। स्रोतों में एक बात का जिक्र बार बार आता है, उनके बचपन से जुड़ा हुआ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना, अपने पिता की दुकान में हाथ बटाना। हाँ, ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, और शायद ये अनुभव जमीनी हकीकत से जुड़ने का एक तरीका रहा हो उनके लिए। हो सकता है। स्कूली शिक्षा भी वडनगर में ही हुई। जी, जानकारी यही कहती है कि वो एक औसत छात्र थे, लेकिन दो चीजों में उनकी दिलचस्पी थी, वाद विवाद और नाटक। अच्छा, तो ये शायद उनके जो बाद के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी नींव यहीं पड़ रही थी। कह सकते हैं, बिल्कुल। और यहीं पर बचपन में ही एक बहुत अहम मोड़ आया। आप आरएसएस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। महज 8 साल की उम्र में वो इसके संपर्क में आए। 8 साल की उम्र में? हाँ, ये तो काफी जल्दी है। हाँ, और ये जुड़ाव उनकी जीवन की दिशा तय करने वाला साबित हुआ, ऐसा लगता है। शाखाओं में जाना, वहां का प्रशिक्षण, इसने उनके शुरुआती विचारों और एक तरह के अनुशासन को आकार दिया होगा। फिर सूत्रों के मुताबिक किशोरावस्था के बाद उन्होंने कुछ साल घर छोड़ दिया। हाँ, ये उनकी यात्रा का एक थोड़ा रहस्यमय सा दौर माना जाता है। कहते हैं कि वो आध्यात्मिक शांति की तलाश में हिमालय गए, भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमे। जी, और इसी दौरान, जैसा जिक्र मिलता है, स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये दो प्रभाव, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा, अनुशासन, और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद से मिली प्रेरणा, आध्यात्मिकता। बिल्कुल, ये दोनों उनके व्यक्तित्व के, हम कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे लगते हैं, और इनका असर उनके बाद के राजनीतिक जीवन और फैसलों में शायद दिखता भी है। अच्छा, तो इस आध्यात्मिक खोज के बाद वो लौटे और फिर पूरी तरह से आरएसएस के काम में लग गए। जी, एक पूर्णकालिक प्रचारक बन गए, और यहीं पर उनके जो संगठनात्मक कौशल हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वो निखर कर सामने आए। हाँ, इसकी तारीफ तो उनके साथ काम करने वाले और बाद में राजनीतिक विश्लेषक भी करते हैं। जी, प्रचारक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर पर संगठन बनाना सीखा, लोगों को जोड़ना, मैनेजमेंट, ये सब सीखा होगा। और ये अनुभव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना। निश्चित रूप से। फिर आरएसएस के ही दिशा निर्देश पर उनका भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में प्रवेश हुआ। हाँ, और गुजरात में उन्हें पार्टी संगठन में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 1995 के जो गुजरात विधानसभा चुनाव थे, उनमें पार्टी की जीत में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया उन्होंने। जी, और फिर आया साल 2001। ये उनके राजनीतिक करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। हाँ, गुजरात में भूकंप के बाद की स्थिति, तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का इस्तीफा की जिम्मेदारी सौंप दी। जी, ये वाकई एक बड़ा कदम था जिसने उन्हें सीधे राज्य के शीर्ष नेतृत्व में ला खड़ा किया। जी हाँ। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल फिर काफी लंबा चला, 2001 से 2014 तक, और ये घटनाओं से भरा भी रहा। बिल्कुल, और कार्यकाल की शुरुआत में ही 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, एक बेहद दुखद और विवादास्पद घटना। हाँ, उन दंगों और उसमें सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। जी, स्रोत बताते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, कई सालों तक कानूनी चुनौतियां भी रहीं। ये उनके कार्यकाल का एक काला अध्याय माना जाता है, जिसका जिक्र आज भी होता है। लेकिन इसी कार्यकाल में दूसरी तरफ उनकी एक विकास पुरुष वाली छवि भी बनी, गुजरात मॉडल की बात होने लगी। हाँ, ये दूसरा पहलू है। इसी दौरान ये गुजरात मॉडल की अवधारणा सामने आई। क्या था ये मॉडल असल में? मतलब स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि इसका फोकस मुख्य रूप से गवर्नेंस में एफिशिएंसी लाने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और खास तौर पर निवेश आकर्षित करने पर था। निवेश, हाँ, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जिक्र आता है। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात समिट काफी चर्चित रही।
इसका मकसद गुजरात को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करना था। और आम लोगों से जुड़ी कोई योजना? हाँ, जैसे ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लक्ष्य वाली ज्योति ग्राम योजना का जिक्र मिलता है। अच्छा। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए, नौकरशाही को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर आयोजित करने जैसी पहलें भी हुई। तो इन सब ने मिलकर गुजरात मॉडल की अवधारणा बनाई। जी, और इसी मॉडल को बाद में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रधानमंत्री पद के अभियान का मुख्य आधार बनाया। और ये काम कर गया। 2014 में इसी गुजरात मॉडल और विकास के वादे के साथ उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त एंट्री ली। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने दशकों बाद लोकसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, ये नारे घर घर पहुंच गए। उनका चुनावी एजेंडा क्या था मुख्य रूप से? देखिए, मुख्य फोकस तो आर्थिक विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और एक मजबूत नेतृत्व देने पर था। हाँ। और इसने वोटरों के एक बड़े वर्ग को, खासकर युवाओं और मध्यम वर्ग को, जो शायद बदलाव चाह रहे थे, अपनी तरफ खींचा। तो प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 2014 से 2019, कई बड़ी योजनाएं, कुछ बड़े और साहसिक फैसले भी। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत योजनाओं से करें तो एक बड़ी पहल थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जी, मकसद था हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना ताकि सरकारी मदद सीधे उन तक पहुंचे। रिकॉर्ड संख्या में बैंक खाते खोले गए, ये जानकारी सामने आती है। फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल रहा। बिल्कुल, स्वच्छता को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की कोशिश, खुले में शौच को खत्म करना, साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाना। इसी तरह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। हाँ, देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, ये सब उसके उद्देश्य थे। फिर कुछ बड़े आर्थिक फैसले भी हुए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वगैरह तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और शायद विवाद भी हुआ नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले पर। हाँ, डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, ये वाकई एक बहुत अप्रत्याशित और कह सकते हैं बोल्ड कदम था। 500 और 1000 रुपए के नोट एकदम से बंद कर दिए गए। सरकार ने उद्देश्य तो बताए थे, काला धन, जाली नोट, आतंकवाद की फंडिंग रोकना। जी, ये घोषित उद्देश्य थे, लेकिन इसके परिणाम और प्रभाव, जैसा कि स्रोत बताते हैं, काफी विवादास्पद रहे। हाँ, अर्थव्यवस्था पर असर, नकदी की किल्लत, छोटे व्यापारों पर असर, काफी कुछ हुआ। बिल्कुल, और इसके जो लॉन्ग टर्म फायदे हुए या नहीं, इस पर अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स में आज भी एक राय नहीं है। स्रोत बताते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर अलग अलग आकलन हैं। इसी कार्यकाल में एक और बड़ा आर्थिक सुधार लागू हुआ, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जी, एक राष्ट्र एक कर, ये भारतीय टैक्स सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। हाँ, मकसद था कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करके एक यूनिफाइड सिस्टम लाना। बिल्कुल, ताकि व्यापार करना आसान हो, टैक्स चोरी रुके। हालांकि ये भी सच है कि इसके शुरुआती इम्प्लीमेंटेशन में काफी दिक्कतें आईं, जटिलताएं थीं, जिसका असर बिजनेस पर पड़ा, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो आर्थिक मोर्चा पर ये बड़े कदम थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी फोकस रहा इस दौरान। जी हाँ, 2016 में उरी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा सरकार ने किया। हाँ, इसने सरकार के मजबूत रवैये को दिखाया और इसे काफी जन समर्थन भी मिला। हालांकि कुछ सवाल भी उठे थे। जी, इसकी सत्यता और प्रभाव को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, जैसा कि स्रोतों में भी दर्ज है। खैर, इन सब के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए और नतीजे कह सकते हैं 2014 से भी ज्यादा चौंकाने वाले रहे। बिल्कुल, 2019 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भी बड़ी जीत हासिल की और बड़ा बहुमत मिला। इस बार के चुनाव प्रचार में मुद्दे क्या थे? क्या कुछ बदलाव था? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस बार का अभियान राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व के इर्द गिर्द ज्यादा केंद्रित था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये भावना और मजबूत हुई। वो मैं भी चौकीदार वाला नारा भी था। जी, वो भ्रष्टाचार विरोध के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के संकल्प को भी जोड़ता था एक तरह से। तो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 2019 से और इसकी शुरुआत भी कुछ बहुत बड़े और दूरगामी असर वाले फैसलों से हुई। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त। जी, और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये बीजेपी के बहुत पुराने एजेंडे का हिस्सा था। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया। लेकिन इसने विवाद और चिंताएं भी पैदा की, खासकर कश्मीर घाटी में। हाँ, बिल्कुल, काफी विवाद हुआ इस पर। इसके तुरंत बाद ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लाया गया। ये भी बहुत विवादास्पद रहा। हाँ, CAA, इसके पीछे का तर्क क्या था? सरकार का कहना था कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें मुस्लिम शामिल नहीं थे, को भारतीय नागरिकता देना है। लेकिन विरोध बहुत हुआ।
जी, क्योंकि इसमें मुसलमाना को शामिल नहीं किया गया था और इसे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ने की आशंकाएं थीं। इसके चलते देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। स्रोत बताते हैं कि इसकी संवैधानिकता और भारत के सेक्युलर ढांचे पर इसके असर को लेकर गंभीर बहस छिड़ी। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन किया। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी वैचारिक और राजनीतिक उपलब्धि मानी गई। उनके प्रमुख वादों में से एक था ये। जी हाँ। और फिर 2020 की शुरुआत में दुनिया एक ऐसे संकट में फंसी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, कोविड-19 महामारी। बिल्कुल। कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट सरकार के दूसरे कार्यकाल की शायद सबसे बड़ी चुनौती बन गया। देशव्यापी लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन लगाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भारी दबाव पड़ा उससे निपटना, करोड़ों लोगों तक राहत पहुंचाना, ये सब बहुत मुश्किल था। और सरकार के कदमों की प्रभावशीलता पर भी काफी चर्चा और आलोचना हुई, खासकर लॉकडाउन के असर और दूसरी लहर के दौरान। जी। स्रोत इन बहसों और आलोचनाओं का जिक्र करते हैं। लेकिन इसी दौरान भारत ने अपनी वैक्सीन भी विकसित की। हाँ, स्वदेशी वैक्सीन और वैक्सीन मैत्री पहल भी हुई। जी, भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी जिसे वैक्सीन मैत्री कहा गया और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई, जिसका फोकस घरेलू उत्पादन और सप्लाई चेन मजबूत करने पर था। बिल्कुल। तो महामारी के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी हर तरह के प्रभाव का मूल्यांकन तो अभी भी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। अब जरा विदेश नीति की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में क्या खास बातें नजर आती हैं स्रोतों के अनुसार? एक तो नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति का जिक्र है। मकसद पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करना। हालांकि ये भी सच है कि कुछ पड़ोसियों के साथ संबंध तनावपूर्ण भी रहे हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और बड़ी शक्तियों के साथ संबंध, अमेरिका रूस। हाँ, अमेरिका रूस, जापान, इजराइल और खाड़ी देशों खासकर यूएई जैसी बड़ी शक्तियों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर काफी जोर दिखता है। मल्टीलेटरल फोरम पर भी सक्रियता बढ़ी है, जैसे यूएन, G20। जी हाँ, यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO और जलवायु परिवर्तन पर होने वाले कॉप सम्मेलनों में भारत की भागीदारी और सक्रियता बढ़ी है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, डिजिटल डिप्लोमेसी। ये क्या है? हाँ, ये उनकी विदेश नीति का एक थोड़ा अलग सा पहलू है। सोशल मीडिया का, खासकर ट्विटर का इस्तेमाल सीधे दुनिया के नेताओं और आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने, उनसे संवाद करने और भारत का पक्ष रखने के लिए करना। अच्छा, मतलब पारंपरिक कूटनीति के साथ साथ ये भी। जी, ये एक नया आयाम है। इसका मकसद शायद वैश्विक मंच पर भारत की छवि और प्रभाव को और बढ़ाना है। अब अगर हम उनकी व्यक्तिगत छवि और राजनीतिक रणनीति पर आएं, तो स्रोत उन्हें कैसे देखते हैं? अक्सर उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पर पेश किया जाता है, जो बड़े और कड़े फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। उनकी भाषण शैली, उनकी राष्ट्रवादी बयानबाजी, ये सब उनकी छवि का अहम हिस्सा है। और जनता से जुड़ने के उनके तरीके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो है ही। हाँ, जनता से सीधा संवाद करने पर उनका खास जोर रहता है। रैलियां, भाषण तो हैं ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रियता तो जगजाहिर है। और वो मन की बात कार्यक्रम। जी, मन की बात, ये मासिक रेडियो कार्यक्रम एक अनूठा प्रयोग है। इसके जरिए वो सीधे देशवासियों से जुड़ते हैं, सरकारी योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। ये उनकी कम्युनिकेशन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी नीतियां और कार्यशैली की तीखी आलोचना भी होती रही है। स्रोत ये भी दिखाते हैं। बिल्कुल, और लोकतंत्र में ये स्वाभाविक भी है। विपक्षी दल, आलोचक उनकी कई नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जैसे नोटबंदी, GST का कार्यान्वयन, CAA, आर्थिक प्रबंधन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी। हाँ, और कुछ आलोचक संस्थाओं के कमजोर होने की बात भी करते हैं। जी, इन सब मुद्दों पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। स्रोतों में इन आलोचनाओं का साफ उल्लेख है। पर इन आलोचनाओं और विवादों के बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता काफी हद तक बनी हुई है। ये कैसे होता है? स्रोत इस बारे में क्या अंदाजा लगाते हैं? ये एक जटिल सवाल है और स्रोत भी इस पर अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। कुछ विश्लेषण कहते हैं कि उनकी करिश्माई संवाद शैली, गरीबों के लिए शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, आवास योजना वगैरह। हिंदुत्व की विचारधारा का प्रभाव। हाँ, हिंदुत्व की विचारधारा का मजबूत होना और एक मजबूत राष्ट्रीय नेता की छवि, ये सब उनकी लोकप्रियता में योगदान करते हैं। वहीं कुछ स्रोत ये भी मानते हैं कि एक बिखरावा और कमजोर विपक्ष भी उनकी निरंतर लोकप्रियता का एक कारण हो सकता है। तो ये पहलू उनकी राजनीतिक यात्रा की जटिलता और भारतीय वोटरों के मूड को समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने
इन स्रोतों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के कई अहम पड़ावों को देखा, समझा। वडनगर की गलियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक का उनका सफर। जी, उनकी बड़े नीतिगत फैसले, गुजरात मॉडल से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक की उनकी सोच, उनकी खास राजनीतिक शैली और उन पर जो लगातार बहसें होती हैं, वो सब। ये वाकई एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के शिखर तक पहुंचने की एक असाधारण कहानी है। निश्चित तौर पर ये अंश उनके राजनीतिक कौशल, उनके प्रशासनिक नजरिए, आर्थिक सोच और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की एक झलक देते हैं। और ये तो साफ है कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल का भारतीय राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और शायद स्थायी प्रभाव पड़ा है। हाँ, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का विश्लेषण आने वाले कई सालों तक होता रहेगा। बिल्कुल। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी भी नेता की जो व्यक्तिगत यात्रा होती है, उसकी पृष्ठभूमि, उसके शुरुआती अनुभव, उसकी विचारधारा, ये सब किस तरह उसके फैसलों को प्रभावित करते हैं। और फिर वो फैसले मिलकर किसी देश की नियति और उसके भविष्य की दिशा को किस हद तक और कैसे आकार देते हैं। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।